हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शशांक गोयल और हमने आप लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी पे फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया है। और ये हमारे प्रवीण सर हैं, जिन्हें मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में 9 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे सीनियर हैं। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद ये माने आप लोगों के लिए कोर्स लाने के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो ठीक है, फिर सर शुरू करते हैं, हाँ है ठीक है। ना। तो फिर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वही आज कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ, कैसे कैसे मतलब कर सकते कैसे हैं हम। एक आम बंदा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकता है जिसका सिर्फ एक बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं। तो वो क्या क्या हम्म। स्टेप ले उस बैंक अकाउंट से कि वो एक बिटकॉइन बाय करके रख सके। ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर जैसे कि अगर बिटकॉइन किसी को खरीदना है तो हम्म। बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है। और हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं अभी सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए कि अगर हम्म। उसके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और मतलब रुपए कार्ड है। ठीक है। तो उसी पे सिर्फ फोकस करते हैं और यूपीआई वगैरह है और हम्म। आरटीजीएस यूज कर लेता है या एनईएफटी यूज कर लेता है, सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। हम्म। तो पहले तो मतलब हमारे इंडिया में भी काफी एक्सचेंजेस हैं और हमारी रेगुलेटरी बॉडी भी है। ठीक है हम्म। ना, जैसे आरबीआई हो गई, उसके बाद सेबी हो गई और उसके बाद में एफआईयू भी है, फाइनेंशियल हम्म। इंटेलिजेंस यूनिट, जो मतलब चीजें देखती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और भी चीजों के लिए देखती है। तो अभी हम लोग अगर देखें तो इंडिया में काफी एक्सचेंजेस हैं। एक हम्म। बार ब्लैंकेट बैन जब आरबीआई के थ्रू किया गया था तो काफी एक्सचेंजेस तो बंद भी हो गए। और उस टाइम पर नया नया एक्सचेंज खुला था, ये वजीरेक्स। ये वजीरेक्स, शायद हाँ। ये बात है शायद अराउंड 2017 की है। तो वजीरेक्स सिर्फ लॉन्च हुआ था अराउंड हम्म। लगभग 1 या 2 महीने या 3 महीने मान लो, मतलब बहुत नया एक्सचेंज था। और उस टाइम पे कॉइनेक्स और ये सब काफी अच्छे एक्सचेंज थे। कॉइनेक्स का मतलब कि फेमस होने का रीजन ये था कि उसके पास कॉइन्स काफी सारे थे ट्रेडिंग करने के लिए, ऑल्ट कॉइन्स। तो वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया था। और जब ब्लैंकेट बैन हुआ तो फिर ये था ना कि बैंकिंग पार्टनर नहीं है कोई भी, तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, तो वो हम्म। थोड़े दिन बाद फिर वो बंद हो गया। अब हम अगर हमको अगर कोई भी कॉइन अगर बाय करना है, कोई कोई भी क्या, हम लोग आज स्पेसिफिकली सिर्फ बिटकॉइन की बात करते हैं, तो हमारे पास तो एक तो इंडियन एक्सचेंजेस हैं हम्म। और हमारे पास कुछ फॉरेन एक्सचेंजेस है, क्योंकि इंडिया में अभी ऑपरेट मतलब इनडायरेक्ट वे में करते हैं एक्सचेंजेस, ऐसा नहीं है। हम्म। पर जो रियल में ऑपरेट करते हैं, जैसे भी थोड़े दिन पहले एफआईयू ने काफी सारे एक्सचेंजेस को लेटर भेजा था, जिसमें क्रैकन भी था, कॉइनबेस भी था। कॉइनबेस ने तो इंडिया में ऑफिस भी अपना ओपन किया था हैदराबाद में, अराउंड लगभग मे बी 2-3 years बिफोर किया था उन्होंने। पर वही है कि वो ग्रोथ लेवल नहीं था और चीजें नहीं थी, तो वो अब वो शायद क्लोज हो गया है। और कॉइनबेस का इंडिया का एक अलग एंटिटी वो बनाना चाह रहे थे, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे यूजर्स हैं, यंग पॉपुलेशन काफी है। तो वो बंद हो गया। तो उन्होंने जो भी ये फॉरेन एक्सचेंजेस थे, क्रैकन हो गया, कॉइनबेक्स हो गया, कॉइनबेस, बिटरेक्स और बिटमेक्स, इन सबको लेटर भेजे थे। और ये भी बाइनेंस भी है उसमें, क्यूकॉइन भी है, ओकेएक्स भी है। तो उस टाइम पे बाइनेंस जो है, बाइनेंस ने अपना ऑपरेशन रोक दिया था। बाइनेंस ने क्या, मैक्सिमम काफी सारे जो थे उन्होंने रोक ही दिया था पूरा ऑपरेशन। अभी आज की डेट में सबसे पहला जो फॉरेन एक्सचेंज था जिसने एफआईयू की जो रिक्वायरमेंट्स थी पूरी की, वो क्यूकॉइन है। हम्म। क्यूकॉइन के बाद फिर बाइनेंस ने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, जो भी उनकी डिमांड्स थी एफआईयू की, कि आप ये प्रोसीजर्स फॉलो करो और इसके बाद आप इंडिया में ऑपरेट करो। तो ये तो हो गए दो फॉरेन एक्सचेंजेस जो मतलब हमारे यहाँ काफी कंप्लाइंसेस फॉलो करते हैं। सर, बाकी इनडायरेक्ट एक वे में सेकंड। आप क्यू कोइन की स्पेलिंग KUCOIN है ना, क्यू हाँ नहीं है। क्यूकॉइन, हाँ। ठीक है। और उसके बाद में इनडायरेक्ट वे में तो काफी सारे एक्सचेंजेस ऑपरेट करते हैं, हम्म। सीएक्स हो गया, डेटाईओ हो गया, मतलब आप कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। और फिर इंडियन एक्सचेंजेस जो है हमारे पास, जैसे कॉइन स्विच हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, हम्म। वजीर एक्स हो गया। हम्म। हाँ तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वजीर एक्स के बारे में। तो वजीर एक्स जब नया नया शुरू हुआ था तो उन्होंने फिर क्या किया कि अब एकदम से शुरू हुए हैं और ब्लैंकेट बैन हो गया, कोई हमें बैंकिंग पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो हम्म। फिर उन्होंने एक चीज सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सचेंज में मार्केट के थ्रू कर रहे हो तो उसके लिए बैंकिंग पार्टनर चाहिए। पर पीयर टू पीयर में क्या होता है, एक यूजर है जिसके पास बिटकॉइन है, हम्म। या यूएसडीटी है या कोई भी कॉइन है, हम्म। वो डायरेक्टली अपना प्राइस लिखेगा कि भाई हम तो इस प्राइस पे बेचना चाहते हैं। हम्म। दूसरा जो यूजर है वो खरीदना चाहता है, वो उससे डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट करेगा,
जो हमारी जो बीच में बॉडी है वो एक्सचेंज है। जैसे कि अगर तुम्हें बिटकॉइन खरीदना है, तुमने कहा कि हाँ हमें इससे खरीदना है और उसका प्राइस ये है, तुमने उसको मतलब कि क्लिक किया कि हाँ, तो वो क्या है कि बिटकॉइन जो है एक्सचेंज जो है वो उसे फ्रीज कर लेगा। उसके बाद में तुम डायरेक्टली जो ट्रांजेक्शन करोगे वो सीधा उस आदमी के बैंक अकाउंट में करोगे। उसके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो तुम्हें उस एक्सचेंज पे मिल जाएगी। डायरेक्टली उसे करोगे, जैसे ही उसे वो प्राइस वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो टाइप कर देगा कि या आई हैव रिसीव्ड, और उसके बाद में एक्सचेंज जो है वो तुम्हारे अकाउंट में वॉलेट में क्रेडिट कर देगा बिटकॉइन। तो ये पीयर टू पीयर में ये होता है कि पीयर टू पीयर में मतलब क्या है कि जो मार्केट से हम लोग बाय करते हैं हमें पता नहीं होता है कि किससे बाय कर रहे हैं, पर पीयर टू पीयर में क्या तुम्हें एक्जैक्टली पता है कि तुम किससे बाय कर रहे हो। ठीक है, तो एक ये भी एक मेथड है। आज के डेट में ये मेथड हर एक्सचेंज पे अवेलेबल, पर इसमें प्राइस का क्या रहता है कि थोड़ा सा ज्यादा मतलब की वेरी कर जाता है, क्योंकि भाई ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप जितने पे चाहो उतने पे बेच सकते हो। जैसे आज के डेट में कुछ लोग क्या है यूएसडीटी में काफी प्रॉफिट करते हैं कि भाई यूएसडीटी उन्होंने लिया 85 84 जो भी मार्केट में चल रहा है, काफी बल्क में ले लिए। उसके बाद में क्या है कि वो जा रहे हैं पीयर टू पीयर में, कोई 90 पे सेल कर रहा है, कोई 95 पे सेल कर रहा है, तो कुछ लोग खरीद भी लेते हैं। पर इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि भाई आपको पता नहीं है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि भाई आपको मैक्सिमम जो रुपए कार्ड है और यूपीआई वगैरह है वो फॉरेन में ट्रांजैक्शन नहीं करता है, तो मैक्सिमम यूजर्स इंडिया में रहते हैं, पर हमें क्लियरली नहीं पता है कि ये बंदा करता क्या है, पता नहीं वो किस चीज में ऑपरेट करता हो। तो थोड़ा सा एक वो चीज आ जाती है कि आपने तो उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया, उसने आपको दे भी दिए बिटकॉइन, पर पता नहीं है कि वो भाई वो रुपए का करेगा क्या। तो एक वो चीज आ जाती है कि क्या है क्या नहीं है, वेरीफाइड उसका अकाउंट है या वेरीफाइड भी चलो है तो पता नहीं उसका आधार कार्ड सही था या नहीं था, पैन कार्ड सही था या नहीं था, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है चीजें हमें फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना। तो एक वो चीज हो जाता है। तो अभी हम लोग करते हैं सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस में के बारे में बात। जैसे इंडियन एक्सचेंज हो गया हमारा वजीर एक्स हो गया, और उसके बाद में कॉइन स्विच हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, सेपे हो गया, यूनो कॉइन हो गया। इनमें सिंपल ये है कि मैक्सिमम एक्सचेंज जो है उनके पास बैंकिंग पार्टनर होता है। बैंकिंग पार्टनर, तो बैंकिंग पार्टनर है तो आप उस एक्सचेंज पे जाओगे, उसके बाद में अपनी आईडी क्रिएट करोगे। आईडी के लिए तो स्टार्टिंग में तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये चीज होगी। आपने पूरा पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लिया, 2FA वगैरह क्रिएट कर लिया, उसके बाद में वो आपसे आईडी मांगे, आप आईडी उन्हें दोगे, फिर वो सेल्फी के थ्रू भी वेरीफाई करेंगे। और मैक्सिमम जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो एफिशिएंट है आज की डेट में, तो वो 2-2.5 घंटे में आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे, या जो भी इश्यू होता है वो आपको उसे बता देंगे, आप उसको फुलफिल करो। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा फिर आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करोगे उससे। बैंक अकाउंट जब आप लिंक कर लोगे उसके बाद में आपका गुड टू गो, आप बाय करने के लिए आप अपने अकाउंट से जो है रुपए आप किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, या तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, या आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हो, या आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। आप करो, आपके अकाउंट में आईएनआर पहुंच जाएगा। जब आप आईएनआर पहुंच जाएगा फिर उसके बाद में आपको चेक करना है कि मैक्सिमम जो इंडियन जो एक्सचेंजेस हैं उन सब में जो है आईएनआर का पेयर होता है, जब आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बीटीसी जो होता है वो आईएनआर के साथ में लिंक्ड होता है, ठीक है ना, तो उसमें प्राइस भी चलता है और उनकी मार्केट भी होती है कि हाँ भाई ये प्राइस चल रहा है, आप बिटकॉइन इसमें खरीद सकते हो। आप डायरेक्टली बाय करो बिटकॉइन आईएनआर में, और उसके बाद में वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, और जब आप सेल करना चाहते हो उसके बाद आप डायरेक्टली सेल करो, वो आईएनआर में ही आपका बिक जाएगा, और उसके बाद में आप चाहो जब आप चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब इंडियन एक्सचेंजेस पे हम डायरेक्ट आईएनआर से ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, हमारे पास पैसे डिपॉजिट किए। मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे आईएनआर पे वो होता है, आईएनआर में तो वो बिटकॉइन का प्राइस ट्रांसफर करके ही दिखाएंगे हमें, मतलब कन्वर्ट करके ही। हाँ बिटकॉइन का प्राइस ट्रांसफर क्या, वो तो मतलब इंडियन मार्केट के हिसाब से चलता है कि भाई क्या बाइंग सेलिंग चल रही है। लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, किसी एक्सचेंज पे ज्यादा हो किसी एक्सचेंज पे कम हो, प्राइस में भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस जो है वो मतलब सारे जो है ना अपने हिसाब से काम करते हैं, तो मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है 1000 2000 3000 का। तो वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ लिक्विडिटी ज्यादा है, कहाँ पर यूजर्स ज्यादा है, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है। ये भाई पर्सनल चॉइस है आपकी, आप चेक करो सारे एक्सचेंजेस कहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा है, कहाँ पर यूजर्स ज्यादा है और एफिशिएंट कौन ज्यादा है। ठीक है, आप उस हिसाब से आप कहीं पे भी अकाउंट खुलवाओ, सारी चीजें करो, और इसके बाद में आप ट्रेड करना शुरू करो। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लिक्विडिटी कम मिल रही है, हमें प्राइस कम मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं आईएनआर के थ्रू आते हैं और यूएसडीटी बाय कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि नहीं क्रैकन में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, या फिर कॉइनबेस में ज्यादा है, या फिर बाइनेंस में। जैसे बाइनेंस को मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं, उन्हें लेवरेज मिल जाती है और भी चीजें मिल जाती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं यूएसडीटी बाय करते हैं। बाइनेंस में उनका अकाउंट होता है कि यूएसडीटी यहाँ से बाय करके
बाइनेंस में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब जब वो बाइनेंस में ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन है कि वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन यूज कर लेते हैं, सोलाना की यूज कर लेते हैं, तो वो इंस्टेंटली हो जाता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो ऑलमोस्ट जब वो इंस्टेंटली हो जाता है, फीस भी बहुत कम लगती है। वहां पर उन्होंने बाय किया बिटकॉइन, या फिर अभी चलो हम लोग सिर्फ बिटकॉइन की बात करते हैं, कॉइन को हम लोग फिर एक वीडियो में ज्यादा कवर करेंगे। उन्होंने बिटकॉइन बाय किया। अब वो पर्सनल प्रेफरेंस है, जिसको थोड़ा सा नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, तो वो कुछ लोग लेवरेज भी यूज कर लेते हैं, या हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि 1:1 के रेशियो में ही वो ट्रेड कर रहा है। उसने बिटकॉइन बाय किया, उसे लगा, उसे प्राइस सही मिल गया, लिक्विडिटी अच्छी है, सब कुछ सही है, उसने बाय किया, और क्वांटिटी भी उसे जैसे ठीक लेनी है, तो वो इस वजह से उसने बाइनेंस को प्रेफर किया। उससे ज्यादा बिटकॉइन बाय करने थे, उसने बिटकॉइन सिंपली बाय किया, उसको वहीं पर उसने होल्ड किया। वहां होल्ड किया जब उसे लगा कि हाँ ये हमें सेल करना है। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, कुछ लोग काफी टाइम होल्ड करते हैं, कुछ लोग कम टाइम होल्ड करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है ये बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब उसको जैसे लग रहा है कि उसे सेल करना है, उसने सेल किया यूएसडीटी में, यूएसडीटी उसे मिला। उसके बाद में उसने जो है डायरेक्टली जो है वो यूएसडीटी अपने इंडियन अकाउंट में भेजा। यूएसडीटी उसने फिर वही ब्लॉकचेन यूज की जो उसने पहले यूज की थी, ट्रॉन की या सोलाना की, या उसे जो भी प्रेफरेंस है उसका, इथेरियम की भी यूज कर सकता है या बीएनबी भी यूज कर सकता है, वो पर्सनल प्रेफरेंस है। क्योंकि सबका जो है वो अलग अलग होता है, किसी में फीस कम है, किसी में वो बहुत कम टाइम ले रहा है, तो वो उसने वो यूज किया और उसके बाद में उसने अपना यूएसडीटी अपने इंडियन एक्सचेंज में सेंड किया। यहाँ पर यूएसडीटी का क्या है कि वो आईएनआर के साथ में होता ही है सभी में, वो फिर अपने यूएसडीटी सेल कर देगा, आईएनआर उसके अकाउंट में आ जाएंगे, एक्सचेंज वाले अकाउंट में, वो जब चाहे उसे विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, ये चीज सिंपल सा प्रोसेस है, और मतलब यही है, बस सिंपल सा प्रोसेस बस यही है आपको बाय करने के लिए, अगर आप उसमें बाय करना चाहते हो। अच्छा, और सर मैं ये और पूछ रहा था, मतलब जैसे किसी ने बिटकॉइन बाय करना है, ठीक है, एक तो आपने डिस्कस किया पीयर टू पीयर, कि भाई एक बंदा दूसरे बंदे से डायरेक्टली खरीद सकता है उसको बिटकॉइन, एक सामने वाला बंदा है, वो बीच में एक्सचेंज गारंटर है। एक्सचेंज को तुम ये मान लो कि अगर जैसे कि हम लोग जो जिनको शायद ऑप्शंस वगैरह की नॉलेज हो, तो एक क्लियरिंग हाउस होता है, हाँ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हाँ, तो उसी टाइप से हमारा एक्सचेंज जो है, या फिर मान लो गारंटी के तौर पे एक एक्सचेंज काम करता है। इंटरमीडिएट जो बॉडी है वो एक एक्सचेंज है कि हाँ उस चीज को वो चेक करता है कि नहीं भाई ये सब चीज जो है ना स्मूथली चलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उस सेकंड पार्टी से डील कर रहे हैं तो हमने तो रुपए भेज दिए, पर इसकी गारंटी नहीं है कि वो शायद हमें भेजे या ना भेजे। तो एक्सचेंज क्या होता है, वो एक इंटरमीडिएट बॉडी हो गई। हमने ट्रांजैक्शन यहाँ से शुरू किया, हमने इस पे क्लिक किया कि है या आई एम इंटरेस्टेड, तो एक्सचेंज क्या करता है कि उसके जो बिटकॉइंस हैं वो जो है उसे लॉक कर लेता है। अच्छा, अपने पास जितने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन उसने डाली हुई है उसको लॉक कर लेगा वो पहले से ही। हाँ, इसका ये प्रोसेस होता है कि जैसे कि अब हमने ट्रांजैक्शन कर दिया, उसके अकाउंट में भी चला गया, अब वो बंदे ने तो डिनाई कर दिया कि हमें मिला ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्या है कि फिर हम एक्सचेंज से कांटेक्ट करेंगे कि नहीं भाई देखो हमारे अकाउंट से गया है। फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है कि भाई हमने फिर एक्सचेंज को बताया कि ये देखो भाई हमारे अकाउंट से रुपए भी कटे हैं, हम फिर एक्सचेंज को स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, बैंक स्टेटमेंट भी भेजेंगे, तो एक्सचेंज जो है अपनी तरफ से वेरीफाई करेगा कि हाँ ये एक ट्रांजैक्शन हुआ है इनकी तरफ से। तो वो क्या है कि वो बिटकॉइन उन्होंने उस यूजर से अपने पास लॉक कर लिया था, तो फिर क्या है कि 3-4 दिन के बाद, या फिर अगर एक्सचेंजेस एफिशिएंट है तो शायद जल्दी भी कर दें। पर हाँ ये है कि अगर ऐसा इस केस में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, वो जो प्रोसेस होना था 15-20 मिनट में, अब वो शायद कुछ दिन लग जाएंगे। पर यह है कि हाँ एक्सचेंज जो इंटरमीडिएट जो हो गए हैं तो उससे थोड़ा सा सेफ्टी रहती है। अब आप थर्ड पर्सन से ले रहे हो, उसने डिनाई कर दिया, अब आपके रुपए भी चले गए, बिटकॉइन भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो चीज सही है। बस इसमें एक ड्रॉबैक यही होता है कि जब आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन किसी के अकाउंट में कर रहे हो तो आपको पता नहीं है वो किस रुपए का यूज करेगा, किस फील्ड का बंदा है, मतलब हो सकता है वो पैसा किसी ऐसे बंदे के इलीगल आदमी के अकाउंट में भेज दो, है ना, तो उससे आपके अकाउंट भी फ्रीज होने के चांसेस होते हैं P2P में। अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस तो नहीं, पर ये होता है कि अगर वो किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आप यूएसडीटी बेच रहे हो या आपको रुपए भेज रहे हो, मतलब वाइस वर्सा दोनों केस में है। नहीं, मेरे फ्रेंड्स जो कर रहा था वो बंदा P2P ट्रेडिंग करता था तो उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, मतलब हाँ देखो फ्रीज का तो यही है ना कि भाई आप जब लिमिट से ज्यादा ट्रेड करते हो तो कोई भी गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है आज की डेट में जो फाइनेंशियली फ्रॉड है उनमें गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में क्या है मैक्सिमम लोग अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंफर्टेबल है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन में जब कंफर्टेबल होते हैं तो इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, तो बिल्कुल। डेटा भी बहुत है। तो हमारे यहाँ क्या है, बॉडी भी जो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है वो ट्रैक करती है कि अच्छा यार इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये फिर ट्रांजैक्शन क्या है कि इधर से उधर हो रहा है, कंट्री टू कंट्री भी हो रहा है, तो वो नजर रखती है। तो उसके बाद में उनका बस ये होता है कि आप करो ट्रांजैक्शन, वो कोई इशू नहीं है। आप जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं वो तो भाई मतलब मिलियंस में ट्रेड करती हैं, पर मेन चीज क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो पूरा डेटा दे रही है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम किस चीज में ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे टैक्स के डॉक्यूमेंट है, अगर टैक्स में भी अगर रिलीफ मिल रहा है तो उनका क्या होता है कि क्लियर चीजें होती है, गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया कि हाँ सब कुछ ओके है। पर यूजर टू यूजर में क्या होता है कि अब जैसे बंदा है कि जो भाई यूएस सिटी में बहुत डील कर रहा है, अब उसका पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, यहाँ से चाइना भेज रहा हो, कहीं और भेज रहा हो, किसी थर्ड कंट्री में भेज रहा हो, वो किस लिए यूज हो रहा है, अब उसके पास कुछ है नहीं। तो फिर क्या होता है कि अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है कि आप भाई आप सेटिस्फैक्ट्री एक हमें चीजें बता नहीं पा रहे हो कि आप कर क्या रहे हो उस रुपए का, ठीक है ना। तो अगर आप हर चीज शो करोगे और उसके बाद में क्या है कि अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो ट्रेड के थ्रू तो आप टैक्स दे दो। सिंपल सी चीज ये है ना कि आप जितना ट्रांसपेरेंट रहो, तो ऐसा नहीं है कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है आपको सपोर्ट करती है, बस उनका ये पर्पस होता है कि भाई ये जो पैसा है किसी भी गलत एक्टिविटीज में यूज नहीं होना चाहिए। यही एक ड्रॉबैक है क्रिप्टो करेंसीज का, कि जब गवर्नमेंट जैसे कि जो हमारे यहाँ ये एफआईयू में जो चीजें हुई थी वो इसीलिए हुई थी, वो जब एक्सचेंज पे जाती हैं उनसे रिकॉर्ड्स मांगती है कि आपके यहाँ से इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये अकाउंट किसका है, आप हमें उनकी डिटेल्स दीजिए। तो वो डिटेल्स जब देती हैं, अब पता चला कि वो बंदा जो है पहले ही चला गया, इंडिया में है ही नहीं, तो फिर उन्हें डाउट हो जाता है कि भाई ये चीजें मतलब कैसे आउट हुई, कि हम लोग ये कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर क्या है, उनके पास सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी नहीं होते हैं कि भाई कोई जवाब नहीं होता है कि भाई हाँ हमने नहीं किया, या फेक अकाउंट्स हैं वो चीजें मिली नहीं, और ट्रांजेक्शन क्या है मिलियंस में हुए हैं। तो इसी वजह से फिर हमारे यहाँ काफी एप्स भी बैन हुई थी उस टाइम पे, काफी अकाउंट्स भी बैन हुए थे, जुर्माना भी काफी लगाया गया था वजीरेक्स वगैरह पे। तो ये होता है ना कि वो लोग, अब फिर गवर्नमेंट बॉडी जो है वो कहती है कि आप हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहे हो तो एटलीस्ट आप जो है सर्टेन चीजों को फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है कि एंड में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं भाई उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें काफी नॉलेज होती है, नॉलेज भी होती है, लिंक्स भी होते हैं, वो अपना सब कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। पर जो रिटेल वाले होते हैं, अब उनका क्या होता है कि जब उन्हें बहुत सारे यूजर्स हैं, अब वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अचानक से उन्हें लॉस हो जाए, तो फिर क्या होता है कि फिर वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अब एक प्योरली क्या है कि ये सारी की सारी क्या है रेगुलेटेड है नहीं, बहुत सारे अभी भी कुछ लूप होल्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट, जैसे कि हम अगर म्यूचुअल फंड का हम लोग एग्जांपल ले लें, म्यूचुअल फंड की कोई भी टेलीविजन पे ऐड आती है, या हम लोग कोई भी अगर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं या करने जाते हैं उसमें इन्वेस्ट, तो उसमें साफ लिखा होता है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं भाई इसमें रिस्क है। बिल्कुल। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन भी करती है। हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो भी ये बोलती हैं कि आप इन्वेस्ट करो, हमें कोई इशू नहीं है, पर क्या है बहुत वोलेटाइल ये एंटिटीज हैं, इनमें रिस्क है। दूसरी बात है प्योरली रेगुलेटेड नहीं है, तो फिर भाई आपको रिस्क है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कुछ कॉइन्स होते हैं पंप होते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद में वो डंप हो जाते हैं, है ना। तो फिर उसमें क्या है कि जीरो हो जाएंगे। कुछ लोग जो है ना बहुत लॉस में आ जाते हैं, जैसे शायद तुमने भी कभी खबर ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे पेपर वगैरह में कि यार किसी को ऑप्शंस में 40 लाख का लॉस हो गया, किसी को इतना हो गया, क्रिप्टोज में है ना किसी को बहुत लॉस हो गया। तो लोगों का क्या होता है कि वेरीफाइड सोर्स नहीं होते हैं, न्यूज पढ़ लेते हैं। ज्यादा है क्रिप्टो मार्केट ऑप्शंस मार्केट में लॉस करने वाले इंडियन। हाँ, तो वो क्या होता है कि वो किसी को फॉलो कर ले रहे हैं, किसी को कुछ कर ले रहे हैं। अब जैसे कि अभी क्या है थोड़ा सा जो है जो हमारी सीबी जो है उस पे भी ब्रेक डाउन कर रही है कि अभी यूट्यूब पे क्या है कि काफी जो है ऑप्शंस ट्रेडर, भाई वेरीफाइड तो सोर्स है नहीं, उन्होंने शो कर दिया कि यार हमारा ये देखो हमने 2 लाख से शुरू किया था, आज का प्रॉफिट देखो 12 लाख हो रहा है। पॉसिबल है, तो डिनाई नहीं कर रहे हैं। यही तो डिफरेंस है सर उनमें और हम में। हम जो दे रहे हैं वो नॉलेज दे रहे हैं, और दूसरे उसने क्या कर रहे हैं वो सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं एक का 100 कैसे कर लो। हाँ, तो क्या होता है कि ऑप्शंस क्या है कि वैसे ही बहुत रिस्की एंटिटीज है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं हो सकता है, पर क्या है कि ऑप्शन से बहुत सारी चीजें काम करती हैं। अगर आप ठीक है, आपकी सही टाइम पे एंट्री हो गई और वो वोलेटाइल है और वो ट्रेंड में है, आपका हो सकता है, पर आप नहीं निकल पाए। अब कोई बंदा नहीं निकल पाया तो उसने तो शो कर दिया, और उसका भी ये है कि पता नहीं उसने शो किया है या नहीं, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि फोटोशॉप के थ्रू बहुत सारी चीजों के थ्रू आप बना भी सकते हो। अब वो तो क्या है कि लोगों का यूजर इसी बात से अट्रैक्ट होते हैं कि अरे ये तो 2 लाख का उसने वो ट्रेड किया, इतने लॉट्स बाय किए और शाम को 12 लाख, तो उस पे वो चले जाते हैं। उसके बाद में जब वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं वो सीधा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब गवर्नमेंट जो है उसी चीज पे देख रही है कि भाई आपका सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है एज अ एनालिस्ट या एडवाइजर, आप कैसे उसको वो कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे केसेस हैं ऐसे
मतलब कि जरूरी भाई नहीं आप है सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का पेपर निकालने के बाद भी वो बता ही दे। रिसर्च एनालिस्ट के पेपर में होता ही क्या हाँ है, हाँ हाँ एनआईएसएम का पेपर ही तो देखो, निकालना है। हाँ देखो, जो एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उनका मतलब ये होता है कि आप जैसे कि कोई भी होते भी हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में होते हैं और भी होते हैं, तो एक चीज बस ये होती है सेबी में, जब आप वो चीज करते हैं, आप एग्जाम देते हैं, तो उनका मेन पर्पज ये होता है कि आप अपने जो इन्वेस्टर है या जो आपका क्लाइंट है, आप उसको सिंपल ये बताएं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हम लोग की आज की अगर हम लोग प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें तो सबसे सेफ जो है वो बॉन्ड्स को माना जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। और अगर इंडिया का भी हम लोग पर्सपेक्टिव लेके चले तो इंडिया का भी ऐसा नहीं है कि वो ए कैटेगरी में आता हो, ठीक है बिल्कुल। ना। तो ये होता है कि भाई रिस्क उसमें भी होता है। बाकी हमारे इंडिया ने आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं किया है बॉन्ड्स के पेमेंट्स में, ठीक है ना। पर ये होता है कि भाई वो कंट्री टू कंट्री दिया जाता है। यूएस को जैसे लोग कहेंगे कि वो ए है, वो भी ए नहीं है। यहाँ पर ये लग्जमबर्ग है, पास में एक कंट्री छोटी सी, वो है मतलब सबसे सही, तो उसको एक ही कैटेगरी में डाल रखा है। तो उसमें भी क्या होता है, रेटिंग देते हैं। जैसे रेटिंग की हमारी कुछ ही बॉडीज हैं, जैसे मूडीज है और एक एसएनपी है, यही क्राइसिल तीन हो चार गई। हैं। हाँ, यही तीन चार जो हैं जो रेटिंग्स करती हैं, तो उसी को लोग देखते हैं। तो बॉन्ड्स भी क्या है कि अगर आप बॉन्ड बाय करवा रहे ये हो या जो रेटिंग्स भी क्या है, गवर्नमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल के देख लेती है, रेटिंग दे देती है, जिसपे ब्याज कम हाँ हाँ होता वो है बहुत इन्हें भी सारे कौन सा उनके, पैसे खा के देती हैं। वो भी, हाँ वो भी हर क्या है जगह कि पैसे ही चलता ट्रांसपेरेंट है कुल रहती है। मिला जब के। वो लिस्ट रिलीज करती है तो उसमें बता देती है हमने इन रिपारामीटर्स को देखा है। बिल्कुल और बिल्कुल रिस्की क्या है कि भाई वो भी रिस्की होते हैं, क्योंकि रशिया भी डिफॉल्ट किया था। तो बिल्कुल। क्या है, कंट्रीज डिफॉल्ट कर जाती हैं। तो ये है ना कि 100% सेफ्टी तो वहां भी नहीं। तो मेन चीज ये होती है कि आप के पास लाइसेंस है एज ऑपरेट करने का, तो आप भाई अपने क्लाइंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बताइए कि देखो आप इन्वेस्ट करोगे, प्रॉफिट का पोटेंशियल है, पर भाई लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यूजर को ये चीज समझने का है कि भाई आप जो है ट्रेड करो, ठीक है, पर गैम्बल मत करो। मतलब हमारा ये मानना है कि आप नॉलेज हो, आप उसके बाद में अपने ट्रेड को जो है, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है भाई, आप जो भी करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, जो भी करना है करो, पर उसको आप प्रॉपरली जो है बैक टेस्ट करो। जब आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद में आप थोड़ा सा डमी ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो। जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए आपको, आप उसमें भाई करो बिल्कुल। ट्रेड, ठीक है ना। पर ऐसे नहीं कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि क्या है कि हर एक आदमी का क्या है, अपनी खुद की एक ट्रेडिंग स्टाइल होती है। कोई कंफर्टेबल होता है स्कैल्पिंग में, कोई कंफर्टेबल है कि नहीं भाई हम तो इंट्राडे ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा होल्ड कर लेता है 1-2 घंटे। कोई जो है भाई स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्टेबल है। कोई जो है इन्वेस्टिंग में है कि भाई वो भाई बैलेंस शीट वगैरह देख लेता है और चीजें स्पॉट कर लेता है, उसका खुद का टेक्निकल एनालिसिस है, या वो क्वांट ट्रेडर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो मतलब वो वही ट्रेड करता है, और उसको क्या है दूसरे में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल। हर फील्ड में कुछ ऐसे ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल है, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे भी मिल जाएंगे, क्योंकि और उनका क्या है कि अगर वो दूसरी स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं भाई, उनका नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो सिंपल सी चीज ये है। तो भाई ये है कि पहले आप उस चीज को पढ़ो, आप समझो कि हाँ भाई कैसे चीजें हो रही हैं, फिर आप देखो, आप भाई कंफर्टेबल हो जिस चीज में, उस चीज को फॉलो करो। सिंपल सी चीज ये है। जैसे अब सही बात। बिटकॉइन है कि बहुत वोलेटाइल है, लोगों को हमने देखा है, मतलब हम खुद एक लोगों को जानते हैं। अब उसकी स्ट्रैटेजी मतलब हम बता देते हैं, बहुत नॉर्मल सी है, लोगों को समझ में भी आ जाएगी। हमारी उससे बात हुई, वो कनाडा में रहता है। उसका सिंपल सा ये था कि जब उसने पहली बार बताया हमें कि 125 की लेवरेज से वो ट्रेड करता है, तो मतलब 125। 125। अब हमें सुन के शॉक लग गया कि यार ये तो मतलब एकदम ऐसा है कि गैम्बल। और ये बात है अराउंड जब बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था, 2020 में अक्टूबर के आसपास, हमारी अक्टूबर नहीं लगभग नवंबर दिसंबर में बात हुई थी। मतलब कि जो है उसने 20,000 तोड़ दिया था और वो 50% का मूव ले रहा था, जब उसने 69,000 का हाई बनाया था। तो बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल। इलॉन मस्क के भी उस टाइम पे वो आ रहे थे ट्वीट्स कि हाँ वी विल एक्सेप्ट बिटकॉइन, इफ यू वांट टू बाय टेस्ला वी विल एक्सेप्ट दिस। और उसके बाद में फिर उसने जो है बिटकॉइन टेस्ला ने बाई भी किए थे, फिर सेल भी किए थे, क्योंकि उसका ये था कि वो लिक्विडिटी चेक करना चाहता था कि प्राइस में ज्यादा मूवमेंट तो नहीं है। तो बहुत वोलेटाइल था उसका। ये था कि अब आप ये सोचो कि 125 की लेवरेज लेके कोई ट्रेड कर रहा है, तो उसके पास रूम ही नहीं है होल्ड करने का। सही बात है। उसके पास कोई रूम नहीं है होल्ड करने का, क्योंकि उसका तो ये है कि अगर थोड़ा भी वो मूव हुआ अगेंस्ट में, जीरो है। तो हमने उससे पूछा यार ये तो मतलब प्योरली एक लक की तुम बेट कर रहे हो। तो उसने बताया, अपनी एक स्ट्रैटेजी बताई, देखो कि मैं कैसे करता हूँ। उसने कहा कि देखो भाई मेरे पास बजट अच्छा खासा है, पर मैंने इतना बजट एलोकेट कर रखा है बिटकॉइन के लिए कि भाई ये जीरो भी हो जाएगा तो, या उसकी सारी ट्रेड भी जीरो हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने क्या किया कि मैंने बस ये सोच रखा है कि भाई 25-30 ट्रेड्स में करूंगा। और उसने जो है उसने बस सोचा कि भाई मैंने 30 पार्ट्स में कर रखा है। उसने एक प्रोबेबिलिटी निकाली कि यार 30 में एक ट्रेड भी अगर सेट हो गई,
वोलेटाइल बहुत है, वो उसे होल्ड करेगा। फिर उसकी बिल्कुल। बस वही स्ट्रैटेजी थी, और उसने उसमें जो है अराउंड उसने कुछ $500-600 की ट्रेड की थी, 125K उसने उससे निकाला। उसका ये था कि भाई वो तो जीरो करने के लिए ही बैठा, पर उसका ये है कि वो बस सिर्फ हंट करता था लो, यार यार ये लो हो सकता है, ये लो हो सकता है, ये लो हो सकता है। उसकी जो ट्रेड जो बैठी थी, वो बता रहा था कि जो सही बैठी थी अराउंड लगभग 18-19,000 के आसपास उसने बाय कर लिया था। और बिटकॉइन जब जो है 25 और 26 जब क्रॉस कर गया था, फिर उसने होल्ड किया। अब उसने होल्ड 67 तक नहीं किया था, वो निकल गया था 44K पे, कि वो ऑलरेडी 44 की, जब वो 20 क्रॉस किया तो उसका हाई था, बिटकॉइन का तो लाइफ टाइम हाई बन रहा था, तो वो 44 के आसपास निकल गया था। पर उसको उसमें 125K का प्रॉफिट हुआ था, और उसने अराउंड इन्वेस्टमेंट उसमें वैसे ही की थी, लगभग वही की $30-40 के आसपास, 500 के उसमें। तो उसका ये था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसमें है, वीसी वगैरह में काम करता है वो, मतलब कंपनीज में डायरेक्टली एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। पर ये था कि वो अट्रैक्टेड था मार्केट में, तो उसकी ये था ना कि तुम देखोगे कि वो गैम्बल कर रहा है, पर उसकी एक स्ट्रैटेजी थी कि नहीं, मैं जो हूँ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के थ्रू मैं मैक्सिमम टाइम पे लो को हंट करूंगा। अगर लो मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो जीरो के लिए तो बैठा ही है। पर उसका ये था कि भाई मैं मैक्सिमम रिस्क लेके एंटर करूंगा, और उसने 30 पार्ट में अपना रुपए डिवाइड कर रखा था कि एक बार बस उसकी ट्रेड सेट बैठ जाए, वो हो जाएगी, तो वो जितना भी लॉस हुआ है वो सबको कवर कर लेगा। तो ये है कि आप भाई कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आप उसको बैक टेस्ट करो। बस मेन चीज स्ट्रैटेजी में ये होता है कि आपका एज होना चाहिए। आपके पास अगर 1% का भी एज है, जैसे कि अगर आप एक्सेल पे या फिर आप सिमुलेशन के थ्रू, किसी भी थ्रू अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर वो 51% प्रॉफिटेबल है, इन द लॉन्ग रन आप जीरो नहीं होगे। सिमुलेशन तो अगर ये इंडिया में बहुत ही कम लोग करेंगे, इनको पता भी नहीं होगा मतलब सिमुलेशन होता क्या है। हाँ, सिमुलेशन नहीं कर रहे हैं तो वो अपना एक्सेल शीट पे कर ले, एक्सेल शीट बहुत आसान है, एक्सेल शीट आसान है, या फिर चलो वो नॉर्मली कर लें, पर यह है कि थोड़े से डेटा पे बैक टेस्ट करें। अगर आपके पास एज है अपनी स्ट्रैटेजी में, वो बेशक 1% हो, 51% है, तो आप इन द लॉन्ग रन जीरो नहीं होगे। पर अगर आपके पास एज नहीं है, अगर आप 50% पे भी काम कर रहे हो कि जिसमें एज जीरो है कि 50% प्रॉफिटेबल है, 50% लॉस है, इन द लॉन्ग रन जो है आप जीरो ही होगे। ये एक मैथ्स में भी एक थ्योरी होती है, ठीक है ना, वो गैम्बलर्स रूइंग की। तो यह ना कि भाई आपके पास एज होना चाहिए, थोड़ा सा भी है, आप जो है आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे लॉन्ग रन में। उसी पे लोग काम करते हैं जो क्वांट ट्रेडर्स होते हैं, क्वांट रिसर्चर्स होते हैं, कि भाई एज होना चाहिए। उसके बाद तो फिर कई सारी चीजें होती हैं कि भाई वो रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट के लिए कभी कभार जैसा ऐसा होता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि स्टॉप लॉस को नहीं लगाते, ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि वो डाइवर्सिफाई भी काफी कर लेते हैं, ठीक है ना। कोरिलेशन के फॉर्म में काम नहीं करते हैं कि वो ढूंढते हैं कि यार हम इन 4 चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जो बिल्कुल ही कोरिलेटेड नहीं है, ना, क्योंकि अगर कोरिलेटेड हो जाएंगी तो फिर क्या होता है कि चीजें भाई अब वो गिरी या बढ़ी तो उन्हें लॉस भी ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं एसेट्स को कि यार ये बिल्कुल अनकोरिलेटेड है, कि भाई कोई भी है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि उनका बस जो पोर्टफोलियो होता है परफॉर्म बेटर करता है, और लॉस टाइम पे क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है तो वो गिरता भी कम है। तो ये चीजें हैं। ठीक है सर, तो मतलब ये तो बता ही दिया हम लोगों ने कि क्या कहते हैं, अगर किसी को बिटकॉइन खरीदना है तो कैसे खरीदेगा। हाँ हाँ, अब बिटकॉइन खरीदने के लिए और भी आसान तरीके हैं, जैसे पेपाल जो है आज की डेट में वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है, आप पेपाल में भी बाय करके होल्ड कर सकते हो। पर पेपाल का क्या होता है कि चार्जेस ज्यादा होते हैं। और भी कुछ वेबसाइट्स हैं बिटकॉइन के ईटीएफ्स वगैरह, एटीएफ भी बाय कर सकते हैं, एटीएफ भी बाय कर सकते हैं। एटीएफ तो एक अलग पूरा एक सेगमेंट ही करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एटीएफ में क्या हो जाएगा कि भाई वो एक अलग चीज है, ठीक है। एटीएफ में आपको एक्सपोजर किस टाइप से मिल रहा है, प्रॉफिट कैसे करोगे, फिर क्या है उसमें वो मैनेजमेंट चार्ज भी ले सकते हैं। और एटीएफ का क्या है कि एटीएफ हमारे पास एक अलग फॉर्म में कॉइन उसमें भी है, क्या बोलते हैं, बाइनेंस वगैरह में भी। फिर कुछ हमारे पास काफी फेमस एटीएफ जो है जो अभी लॉन्च हुए हैं, ठीक है ना, जैसे ब्लैक रॉक का हुआ है, वैनगार्ड का हुआ है, इथेरियम का भी कर रहे हैं। तो वो एक पूरा एक हम लोग एक मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का जो है वो अलग एक सेगमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि वो क्या है कि वो फिर पूरा एक अलग ही एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इसी का करते हैं कि बिटकॉइन में आप खरीदना चाहते हो, सिर्फ खरीदना, इंडिया के आप वो हो सिटीजन, आपको कैसे खरीदना है, तो वो सिंपल सा प्रोसेस है। आप एक्सचेंज जाइए, एक्सचेंज अपने हिसाब से चूज करिए जो आपको बेटर लगे, कि भाई हाँ ऐप है उनकी आपके हिसाब से सही है, लिक्विडिटी सही है, वो एफिशिएंट है, कस्टमर केयर उनका सही है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है ना रुपए डाल दिया, वो वॉलेट में आ ही नहीं रहा है, आप चैट कर रहे हो कि यार हमारा क्रेडिट नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम देख रहे हैं। आप अपने हिसाब से देखो कि हाँ वो एफिशिएंट है, सही टाइम कर रही है सारी चीजें। अब आपने पता चला ऑर्डर लगा दिया, लिमिट वो वहाँ प्राइस आया था, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या हुआ भी, आप बाय करना चाह रहे हो, 1 बिटकॉइन आपको मिला 0.01, ठीक है ना, तो आप सारी चीजें चेक अच्छा करो कि हाँ सर, एक लिक्विडिटी। चीज और, आप मतलब एक बार बताओगे रोड मैप थोड़ा सा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे हाँ देखो, क्रिप्टो में? रूट मैप तो हमने ऐसा कोई बनाया नहीं है पेपर पे, पर यह है कि हम लोग इस तरीके से चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में डिस्कस कर लिया था पहली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों ने सिंपली ये डिस्कस कर लिया कि आप कैसे बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। अब हम लोग एक वीडियो बना लेते हैं एक्सचेंज की, क्योंकि एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे बाइनेंस है और जो इंडियन एक्सचेंज है, इनमें काफी डिफरेंस है। बाइनेंस क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, मल्टी डाइवर्स है। आप वहां पर एनएफटी कर सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो, आप जो है ना, आप अगर बाई भी कर रहे हो कॉइन तो भी आप लेवरेज ले सकते हो, उसके बाद फ्यूचर्स भी है, ऑप्शंस भी है, और भी 50 चीजें हैं उनके पास। तो उसका हम लोग एक थोड़ा थोड़ा सा एक बता देंगे डेफिनेशन टाइप की, या थोड़ा सा कि हाँ ये चीजें हैं, आप इसमें भी ये चीजें कर नहीं सकते मतलब हो, आप जैसे मैं बता स्टेकिंग। रहा हूँ कि हम इस कोर्स में एक तो हम एनएफटी के ऊपर बनाएंगे हाँ एनएफटी के वीडियोस, बारे में, है ना? फिर जब ये चीजें हो जाएंगी हमारी एक्सचेंज की एक वीडियो, उसके बाद फिर हम लोग जो है पर्टिकुलरली जो है फिर कॉइन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भाई बिटकॉइन तो हम लोगों ने कर लिया है, बिटकॉइन के बाद में सेकंड कॉइन आया था लाइट कॉइन। तो लाइट कॉइन क्यों बना, उसमें माइनिंग कैसे होती है, कितने सर्कुलेटिंग कॉइन्स हैं उसके, जैसे 84 मिलियन है, वो 4 टाइम्स है उसके, वो क्यों बनाया गया। उसके बाद में एथेरियम। तो जो इम्पोर्टेंट जो टोकन्स हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे टॉप कि 10 हाँ भाई ये टोकन्स ले क्या लेते है। हैं, टॉप 10 टोकन्स। टॉप 10 या फिर और भी जैसे कई फेमस हैं, अब वो टॉप 10 से बाहर भी हो गए हैं, तो यह है कि उनको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो भाई यूजर जो जैसे कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं, हम लोग टॉप 20 को ही फोकस करेंगे। अगर कोई यूजर कह रहा है कि नहीं हमें आप इसके बारे में भी बताइए, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। पर हाँ अभी ये मान के चलो कि टॉप 10 और 15 जो फेमस है उनका हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा फिर ट्रेडिंग के बारे में भी करेंगे फिर कि उसके हाँ बाद क्या हम क्या मतलब स्ट्रैटेजी। क्रिप्टो एक तरीके से पूरा ऑल ओवर कवर ही कर लेंगे, है ना? एनएफटी हाँ हो और गया, बाकी डीफाई हम हो लोग जो गया, है ना, अगर और ब्रॉड बेस में देखें तो जैसे डीफाई हो गया, एनएफटी हो गया, उसके बाद में मीम टोकन्स हो गए, सेंट्रलाइज उनको भी पूरा डिसेंट्रलाइज डिस्कस एक्सचेंजेस हो करेंगे। गए, हाँ स्वैपिंग सब हो एक एक गई, सिंगल सिंगल वीडियोस में, स्टेकिंग हो हाँ गई। कैसे हम लोग एक्सपोजर ले सकते हैं बिटकॉइन में या क्रिप्टोज में। जैसे कि आज की डेट में हमारे पास कुछ ऐसे ईटीएफ्स भी हैं जिसमें आप आप किसी भी क्रिप्टो को आप वो नहीं करोगे होल्ड, पर उन लोगों ने इस तरीके से ईटीएफ बना रखे हैं कि आपका एक्सपोजर जो है वो बिटकॉइन की तरह रहेगा। सिंपल सी चीज होती है कि भाई हमें कोरिलेशन वगैरह करना होता है कि हाँ कितना कोरिलेटेड है वो उससे। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो भाई, जैसे कि हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं, जैसे इनवीडिया है। इनवीडिया का क्या है कि जो क्रेज और बहुत सारी चीजें हैं वो एआई से, और इसके बाद में ये जो बिटकॉइन में जीपीयूज वगैरह लगते हैं, माइनिंग वगैरह, इसके बाद से बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे अब कॉइन बेस एक कंपनी है, कॉइन बेस यूएस में लिस्टेड है। तो जब भी ये चीज देखा गया कि भाई बिटकॉइन बढ़ता है या क्रिप्टो मार्केट बढ़ती है, तो वो भी स्टॉक बढ़ता है। तो ये ना कि आप बिटकॉइन नहीं लेना चाहते हो, आप उनको ले लो, पर आपको क्या है कि वो काफी सारी चीजें उसमें देखना पड़ेगा, वेटेज देना पड़ेगा, फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सिंपल ये है कि भाई जैसा यूजर का माइंडसेट है, किस तरीके से वो इन्वेस्ट करना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है कि हम लोग ब्रॉडली जो है जितना भी क्रिप्टो में जो चीजें हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, और डिटेल्स में भी अगर जाना है तो फिर उसके बारे में भी हम लोग कोर्स बनाएंगे कि हाँ भाई कैसे आप बैक टेस्ट करें, कैसे सिमुलेट करें, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए। पर उसके लिए ये है कि फिर थोड़ा सा कोडिंग का बैकग्राउंड आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट एक्सेल के बारे में तो पता हो कि हाँ एक्सेल में उसे जोड़ना, घटाना, चार्ट बनाना, कुछ फॉर्मूलेज लिखना, कुछ बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अब हम लोग तो कर लेंगे, पर यह है ना कि अब सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है, तो वो कैसे बैक टेस्ट करेगा, क्योंकि हम लोग तो सिंपल चीजें बैक टेस्ट करके बताएंगे। अब सारी चीजें तो कर नहीं सकते, अगर 100 यूजर हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं पॉसिबल है। हम तो अपनी तो ये है स्ट्रेटेजी कि थोड़ी ना दे देंगे, मतलब स्ट्रेटेजी तो हाँ नहीं बता सकते कुछ। हाँ स्ट्रैटेजी कोई नहीं देता है। कोई सिंपल नहीं सी देता चीज है, ये है सही बात। कि आप कहीं पे भी कोई भी वीडियो देखोगे तो वो नॉर्मल स्ट्रैटेजी पे ही बात होती है। वो एक आपको आइडिया देते हैं कि हाँ ये जो चीजें हैं इन पे काम होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी जो है आप कहीं पे भी जो रिसर्च अच्छा, पेपर अगर होता है। पब्लिक की हाई डिमांड हो कि बताओ बताओ स्ट्रेटजी, मतलब बहुत सारी डिमांड हाई है, तो क्या कहना चाहोगे, दे दोगे? देखो क्लियर वे में तो देखो कोई भी स्ट्रैटेजी बताता नहीं है। देखो पहली चीज तो ये होती है कि जो भी बहुत बड़े बड़े भी क्वांट रिसर्चर्स हैं, तो पहली बात तो ये है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, हमने भी जिस कंपनी के लिए बनाई थी यार, तो हमने भी ये साइन किया था। तो पहली चीज तो ये होती है कि आप उसको प्योरली बता नहीं सकते।
दूसरी चीज ये है कि एक आइडिया दिया जाता है, जैसे कि जब आप पढ़ते भी हो या आप किसी भी ट्रेडर से बात करते हो तो वो एक आपको आइडिया देता है। जैसे कि जो काफी ज्यादा काम जो चलता है वो चलता है हमारे यहाँ कॉइन इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है पेयर ट्रेडिंग। पर पेयर ट्रेडिंग का क्या है कि अगर आप सिंपली उसकी वीडियोस देखना शुरू करोगे या चीजें देखना शुरू करोगे तो वो मार्केट में काम नहीं करती है। पर क्या है कि अगर आप उसमें डीपली जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, कि वो बेसिक जो बनी थी 90s में, वो किसी बड़े बैंक्स वगैरह ने, जेपी मॉर्गन वगैरह के यूजर्स ने, मतलब कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बनाई थी। पर बाद में क्या है कि जब अल्फा डीके हो गया तो फिर लोगों ने उसका यूज करना शुरू कर दिया कि यार जरूरी नहीं है कि हमें 2 ही पेयर लेने हैं, एक पेयर को हम लोग 3 कर सकते हैं, उसको मर्ज कर देंगे, उसका रेशियो निकाल लेंगे, इस तरफ भी हम कुछ कर सकते हैं, इंडेक्स को ले सकते हैं या 2 अलग बॉडीज को ले सकते हैं। तो ये है ना कि फिर आपको चीजें, ये होता है कि नई तरीके हैं, है ना। बिल्कुल भाई आर्बिट्राज करनी है हमें 2 में क्यों करनी है, हम ट्रिपल करते हैं, 3 को करते हैं। तो ये होता है ना, एक आइडिया दिया जाता है, बाकी काम आपको खुद करना है। प्योर स्ट्रैटेजी कोई नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई प्योर स्ट्रैटेजी का ये है कि भाई बहुत मुश्किल से बनती है और वही उनके पास एज होता है। और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं तो क्या होता है कि वो भी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज एक हम लोग बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ आपने ही बनाई है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी और के दिमाग में नहीं आई, उसके भी दिमाग में शायद आपने अगर पहले बना ली है तो आपके पास एक एज रहता है। पर आप धीमे धीमे देखोगे कि अल्फा डीके होता है। अल्फा डीके इसलिए होता है क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में आई है, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो डेली चार्ट को, डेटा को, दूसरे के भी दिमाग में वो चीज आ सकती है। जब वो दूसरा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका प्रॉफिट घटने लगेगा। इसी तरीके से जब 2 लोग के पास आ गया तो जो और भी जो जो है जिनके पास डेटा है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी उस चीज को पकड़ लेंगे। तो धीमे धीमे क्या है कि वो पूरी अपॉर्चुनिटी जो है चली जाती। अब जैसे कि जो सिंपल सी चीजें हैं, लोग वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं, इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आप देखेंगे तो, पर आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी क्या है, अब सब पुरानी हो गई है ना, जो 70s की थी, 80s की थी, कि हाँ भाई ये है वो है। लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग होती है इसमें आप बाय एंड होल्ड करते हो, वो एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो अगर आपने फंडामेंटली साउंड चीज खरीदी है और आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, तो उसमें क्या है कि चीजें हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या है कि जो डेली की वोलेटिलिटी है और जो जो नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं वो चीजें होती नहीं। जब हमारे यहाँ कोई एक छोटी सी न्यूज आ गई कंट्री में जो सिर्फ आज ही या एक हफ्ते के लिए उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है, उसको गिर जाने दो स्टॉक को या फिर भाई किसी भी चीज को। पर क्या है कि अगर वो फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, वो सब कुछ उसका सही है, तो अल्टीमेटली वो बढ़ेगा। और अगर आप ट्रेडर हैं तो पता चले कि आपने, ठीक है, तो वो आपने काफी रुपए कमाया पर वो अल्टीमेटली फिर आपका लूज हो जाएगा, क्योंकि जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करते हैं एक्सचेंज के बारे में। एक बार थोड़ा सा एक कोई बाइनेंस को ले लेते हैं या किसी और एक्सचेंज को ले लेते हैं, या उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब एक एक्सचेंज को कैसे ऑपरेट कर सकता है बंदा, उसमें क्या क्या चीजें होती है समझ सकता है उसको देख के ना, ये सब बताया तुमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, फिर आज का वीडियो एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय।